नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 14 फरवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। 14 फरवरी है, पुलवामा शहादत दिवस भी है। आज तक पता नहीं चला कि उतने सारे आरडीएक्स आए कहाँ से थे। बहुत सारे जवान हमारे शहीद हुए थे, उनको नमन है। देखिए आज का हेडलाइन क्या है कि सेवा तीर्थ द न्यू पीएमओ। इसके बारे में ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे बंधुओं। सेवा तीर्थ के बारे में ये भी समझेंगे कि किसी शासक के समय बने हुए आर्किटेक्चर, सिक्के, क्वाइन जिसको कहते हैं, इतिहास जो हमने पढ़ा हुआ है, वास्तुकला या फिर कुछ और भी किसी शासक के समय के बने हुए आर्ट फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। वास्तुकला हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, मूर्तियाँ हो, कुछ भी हो, उससे उस शासक के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया, तो हमें उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था वो वीणा का प्रेमी भी था और उसके साथ वीणा वाद्य यंत्र और उसके साथ में वो म्यूजिक और इन चीज़ों को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा जागरूक था। इसी प्रकार से अकबर के समय के आर्किटेक्चर से भी हमें पता चलता है। इसी प्रकार के सभी जो राजा महाराजा हुए हैं, सम्राट हुए हैं, सम्राट अशोक थे, उनके समय के, मौर्यों के समय की बहुत सुंदर मूर्तियाँ मिली हैं, आपको पता होगा। तो उसमें पता चलता है कि आर्ट एंड कल्चर को इस समय किस प्रकार से प्रमोट किया जाता था, कितना ज़्यादा समाज में खुलापन था, किस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। इसी प्रकार से नए सेवा तीर्थ को भी हम लोग देखेंगे, पुराने के साथ कंपेयर भी करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे कि इस प्रकार का क्यों बनाया जाता है। पन्नू मर्डर केस में निखिल गुप्ता एक भारतीय हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था कि ये स्पाई है, इसको भारत के एजेंसियों ने हायर किया था और इसको पन्नू को मारने के लिए हायर किया गया था। इसको गिल्टी घोषित किया गया है यूएस के कोर्ट में। हालांकि इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माना जाता है। इसे भारत सरकार ने डिनाई किया है कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है बीएनपी की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है। तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तारिक रहमान से बात भी की है और भारत सरकार बहुत जल्द आपको दिखेगा कि बीएनपी के साथ में अच्छे संबंध हमारे आगे बनेंगे। शेख हसीना जो हैं भारत में, उन्होंने इस चुनाव को धांधलीपूर्ण बताया है क्योंकि उनकी जो पार्टी है वह चुनाव से इस बार बाहर रही है। तो ये कुछ कंसर्न है हमारे पड़ोस में। थोड़ा सा राजनीतिक स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है बांग्लादेश, ये तो देखा जा रहा है इस चुनाव के बाद से। आज जो सबसे पहला न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे वो शॉर्ट में आपको, चूँकि एआई समिट भारत में हो रहा है, बहुत बड़ा समिट है, तो इसके इतिहास के बारे में ज़रा हम लोग देखेंगे कि इससे पहले कहाँ पर हुआ था, सबसे पहला समिट कहाँ पर हुआ था। कल भी हमने एआई समिट के बारे में छोटा सा देखा था, उसके बाद हम लोग सेवा तीर्थ देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है आज का। उससे पहले आपको ये दिखा देता हूँ, कल टेस्ट हुआ है तो बच्चों के मार्क्स आपको दिखा देता हूँ। इसी प्रकार सबके मार्क्स आए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सभी प्रकार से काउंट होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है। क्विज कल से शुरू हुआ है, कल पहला ही क्विज हुआ है, 100 सवालों का क्विज था और सबके मार्क्स अलग अलग आए हैं। अच्छी बात है, सबके मार्क्स आए तो हैं, प्रैक्टिस तो किया है सभी ने। ज़्यादा समय नहीं लगता, अगर आपको जुड़ना हो इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस में तो ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। इतना तो मैं गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से। कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर से आराम से फ़ोन पर, टैब में, कंप्यूटर पर, किसी पर भी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्हें जुड़ना हो मैसेज कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। जब भी एआई समिट से सवाल पूछेगा पीटी में, तो पहले जो इससे पहले समिट उसके बारे में शॉर्ट में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना करके। इस बार का जो समिट होगा उसके बाद जो घोषणा पत्र जारी होगा, उस घोषणा पत्र से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में जो पूछेगा वो इम्पैक्ट से पूछा जाता है सवाल। एआई का इम्पैक्ट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ने वाला है, पॉजिटिव निगेटिव, या भारत में हाल ही में एआई समिट हुआ है इसके आउटकम का विश्लेषण करें, या फिर एआई पर अर्थव्यवस्था, एआई का अर्थव्यवस्था प्रभावों का विश्लेषण करें। एआई के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था निबंध का टॉपिक हो सकता है। एआई चारों तरफ एआई मचा हुआ है। 2026 के फरवरी माह में है हम लोग, दिसंबर तक तो ये तबाही ले आएगा। खैर, इसको लेकर के बहुत बड़ा समिट हो रहा है भारत में, तो निश्चित तौर पर गारंटी लिख करके रख लीजिए, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 71 के मेंस में, 72 के प्रीलिम एग्जाम में और आने वाले सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। यूपीएससी पीटी ही भले ही क्यों ना हो,
आपको देखने को जरूर ही मिलेगा। तो देखिए 2023 में AI समिट हुआ था यूके में। AI जोखिम और सुरक्षा पर फोकस रखा गया था। 29 देश और एक AI कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। AI सेफ्टी समिट, इसको मुख्य रूप से AI के दौर में सेफ्टी जो है, डेटा सिक्योरिटी इत्यादि, उसको थीम बना करके यह समिट हुआ था। 2024 में AI सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ है। AI इनोवेशन, सुरक्षा, समावेशिता पर जोर दिया गया है। सियोल डिक्लेरेशन जारी किया गया था जो सुरक्षित और समावेशी, अर्थात क्या कहा जाता है उसको, सेफ एंड इंक्लूसिव AI को लेकर के 2024 का AI सियोल समिट दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। इसी प्रकार से 2025 का समिट, इसे भारत भी भागीदार देश के रूप में था। AI अवसर, अपॉर्चुनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट और राष्ट्रीय हितों पर शिफ्ट किया गया था। 100+ देशों ने भाग लिया था और अभी तक का यह सबसे बड़ा AI समिट था। हमारे यहाँ जो AI समिट हो रहा है उसमें 100 देश तो भाग नहीं ले रहे हैं। देखिए, होने दीजिए संपन्न, उसके बाद देखते कितने सारे देशों ने भाग लिया। अभी तो बहुत सारे देश आने वाले थे, उनका कैंसिल भी हो रहा है, इस प्रकार से बन रहा है, तो देखेंगे उसे भी। पेरिस स्टेटमेंट जारी किया गया था जो AI के सकारात्मक प्रभाव पर फोकस करता था, लेकिन USA और UK का समर्थन नहीं मिला था। पेरिस डिक्लेरेशन जो AI को लेकर जारी किया गया था, इसको अमेरिका और UK का समर्थन नहीं मिला था। कोई इस पर उनको बैक नहीं किया था US और UK के द्वारा। इसलिए इसे माना जाता है कि यह काफ़ी बड़ा समिट था, लेकिन यह सर्व समर्थन से समिट संपन्न नहीं हो पाया था। यह भी इसका एक चैलेंज था। अब 2026 का इस समिट है बंधुओं, वो भारत में आयोजित हो रहा है। भारत में आयोजित होने दीजिए, कल उसके बारे में हमने बेसिक जानकारी ली थी। अब जब वो भारत में आयोजित हो जाएगा उसके बाद उसका समग्र रूप से विश्लेषण हम लोग करेंगे। अब जरा नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, फ्रॉम साउथ ब्लॉक टू सेवा तीर्थ। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, ये एडवर्ड लुटियंस का डिजाइन जो बनाया गया था, तो लुटियंस में ही PMO बनाया गया। इस प्रकार से यह रास्ता है, यहाँ पर इंडिया गेट है, यहाँ पर प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति जी का भवन है, राष्ट्रपति भवन जिसको कहते हैं, और इधर है नॉर्थ ब्लॉक और इधर है साउथ ब्लॉक। ये इंडिया गेट नीचे की तरफ में है, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा स्लोप है जिस पर 2-3 किलोमीटर का रास्ता है। उसके बाद से रायसीना हिल इसको कहा जाता है। इसी हिल पर दोनों तरफ ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ में 2 ब्लॉक स्थित थे जिसमें वित्त मंत्रालय और PMO का ऑफिस चलता था। ये था पुराना PMO जो बहुत ही सुंदर ब्रिटिश आर्किटेक्चर के शैली में बना हुआ था। जरा पुराने PMO को भी देखते हैं। देखिए पुराना PMO है, ये पहले का बना हुआ है, ब्रिटिश शैली में बना हुआ था। ये ब्रिटिश शैली में ही इस तरह के गुंबद जो हैं वो बनाए जाते हैं। अपने कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल अगर देखा होगा तो उसमें भी इसी तरह का बना हुआ है। ये नया PMO है जो अभी अभी बनाया गया है सेवा तीर्थ नाम से। कोई आर्किटेक्चर इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे लग रहा है किसी हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस हो। CBSE के जो केंद्रीय विद्यालय होते वो भी इससे बड़े दिखते हैं। पता नहीं हमारे आर्ट एंड कल्चर और आर्किटेक्चर इनको क्या हो गया है, इस तरह की ख़राब चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये थोड़ी ना होता है उसकी सुंदरता ख़राब कर दो। क्या दिख रहा है आपको? तो ये चीज़ें थोड़ा सा कंसर्न का विषय होता है। इतना सारा पैसा सरकार खर्चा करती है, हर सांसद को आईफोन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाती है सालाना करीब में, तो ये तो बहुत कम है। अच्छा सा बनाया जा सकता था। मतलब इस तरह का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के PMO का ऑफिस है, तो इतना सुंदर होना चाहिए था कि अपने आप वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, 100 वर्षों तक नाम रहे कि इस समय में ऐसा PMO बनाया गया था। ये सच में किसी CBSE के स्कूल लग रहा है ये PMO जो बनाया गया है। खैर चलिए देखिए आगे क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण ब्लॉक का कल उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। यह कॉम्प्लेक्स सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास का हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा जो पुनर्विकास रीडेवलपमेंट प्लान लाया गया था, जिसके तहत में संसद भवन और कर्तव्य पथ के दोनों तरफ बहुत सारे मंत्रालयों को फिर से बनाया गया है। ठीक, उसमें वित्त मंत्रालय भी है, उसमें अलग अलग मंत्रालय हैं, सबको एकजुट करके सही तरीके से व्यवस्थित किया गया है। जो दारा सिकोह रोड पर स्थित है, तो इसमें 2 नए कार्यालय भवन हैं, कर्तव्य भवन 1 और 2 शामिल है। इसी का उन्होंने उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन प्रशासनिक परिवर्तन में मील का पत्थर है जो नागरिक केंद्रित, सुलभ और आधुनिक शासन को बढ़ावा देगा। ये सब तो पता ही आपको, डेकोरेटिव वर्ड हैं। बाकी कंप्यूटर लगा के शासन तो कहीं पर भी किया जा सकता है।
केंद्र सरकार 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी करेगा जो सेवा तीर्थ के उद्घाटन पर 150 को चिन्हित किया, डिनोमिनेशंस को चिन्हित करेगा, जिसका तात्पर्य होता है कि ठीक है 150 डिनोमिनेशंस का अब हिंदी में कैसे समझाऊं, उसे चिन्हित करेगा ये, इसमें इसका सिक्का भी जारी किया जाएगा। 100 रुपये का सिक्का है, ये ज़रूर याद रखिएगा, यह प्रीलिम एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी विशेषता क्या है, तो स्थान और संरचना दारा सिकोर रोड पर स्थित है, सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। सबसे बड़ा चीज़ जो है, फिलहाल में जो प्रधानमंत्री जी का ऑफिस और उनका भवन जो था, उनका जो घर था वो काफ़ी दूर दूर था, जिसके कारण से आने जाने ट्रैफिक इत्यादि में भी दिक्कत आती थी। तो वो भी अब चेंज किया जाएगा, वो भी अब इसी के आसपास में बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा समय खपत ना हो। इसमें कर्तव्य भवन 1 और 2 शामिल हैं। वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कॉरपोरेट मामलों और शिक्षा, सांस्कृतिक, कानून, न्याय, सूचना प्रसारण, कृषि व किसान कल्याण, रासायन और उर्वरक, सभी मंत्रालयों को समाहित किया गया है। इसी के आसपास में जो संसद भवन है, संसद भवन ओल्ड के बगल में ही नया संसद भवन है। उसके साथ साथ यहाँ प्रेसिडेंट का निवास है, यहाँ पर पीएमओ बनाया गया है नया, और यह कर्तव्य पथ है, यहाँ पर इंडिया गेट है, और इसके दोनों तरफ ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सब के सब ऑफिस बनाए गए हैं। तो ये पूरा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट था, जो आपको याद होगा शुरू किया गया था कि पूरे लुटियंस दिल्ली में जो प्रशासनिक ढांचा है वो काफ़ी बिखरा हुआ था। एक ऑफिस यहाँ है, दूसरा यहाँ से 500 मीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, तो उसको एक जगह पर व्यवस्थित तरीके से किया गया है। सभी सरकारी ऑफिस कार्यालयों को सही प्रकार से समाहित किया गया है। आधुनिक सुविधाएं होंगी। उद्देश्य क्या होगा, दक्षता को बेहतर बनाना, इफिशियंसी को बढ़ाना, इम्प्रूव सिटीजन इंगेजमेंट और एम्प्लॉय वेल बीइंग कंप्लायंसेज, मतलब सब कुछ किया जाए इसका। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, इसको आज के आर्किटेक्चर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बिजली की खपत कम होगी और पर्यावरण का भी सुरक्षा होगा, ऐसा इसमें सरकार के द्वारा दावा किया गया है। 100 रुपये का जो सिक्का जारी किया गया, सेवा तीर्थ के उद्घाटन पर जारी किया गया। एक तरफ अशोक स्तंभ है, दूसरी तरफ सत्यमेव जयते हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि प्रीलिम एग्जाम में इस डिटेल से सवाल पूछा जाता है। सत्यमेव जयते और हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ एक तरफ, और एक तरफ क्या है, तो एक तरफ है उसमें अशोक स्तंभ बना हुआ है। उद्देश्य क्या था, तो नए भवन के उद्घाटन को चिन्हित करना, और उद्देश्य यही था कि थोड़ा सा इफिशियंट वे में सारे प्रशासनिक भवन को अरेंज किया जाए। जो सबसे मुख्य चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इसके बारे में है, जो ब्रिटिश शैली में बना हुआ है। इसके बारे में बेसिक जानकारी इसलिए रखिए क्योंकि ब्रिटिश शैली से सवाल पूछे गए हैं। जो भारत में बनाए गए अलग अलग बिल्डिंग हैं उसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। आपका घर भी ब्रिटिश शैली में बना हुआ है। आपके घर में अगर ईंट से ईंट जोड़ करके बनाया गया है घर, इसी प्रकार से बनाया जाता है। ईंट से ईंट जोड़ करके इस प्रकार से फिर ईंट होती है, फिर ईंट होती है, इसी प्रकार से बनाया जाता है दीवार। इसको ब्रिटिश आर्किटेक्चर ही कहा जाता है। ये ब्रिटिश शैली ही है, जिसमें ईंट से ईंट जोड़ करके घर बनाते हैं। यह ब्रिटिश शैली ही है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और बीच में बालू सीमेंट भरना, फिर ईंट डालना, ये ब्रिटिश शैली में आपका घर भी बना हुआ है। ये जो है इसमें अलग है, देखिए इसमें दोनों समाहित हैं। ये जो टॉम बनाए गए हैं ये ब्रिटिश का है, और वहीं पर ये जो जालियां दिख रही हैं आपको, यह भारतीय शैली है। मुख्य रूप से राजपूत शैली जो है, राजस्थान की शैली, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ये प्रकाश स्तंभ लगाए गए थे। ये मोरदार घर, मेहरावदार प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। देखिए मेहराव के अंदर छोटा मेहराव का प्रवेश द्वार है। ये भी ब्रिटिश और इस्लामिक शैली दोनों में हमें देखने को मिलता है। तो इस शैली में, इस भवन में कई सारी शैलियों को समाहित किया गया था। भारत प्रधानमंत्री कार्यालय दक्षिण ब्लॉक में स्थित है, जो अब बदल जाएगा, जो नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। ब्रिटिश वास्तुकार हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। यह भवन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल 1931 में पूरा हुआ था। यह इंडो सारासेनिक रिवाइवल शैली में बना हुआ है। इस रिवाइवल शैली को जरूर याद रखिएगा, यह प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो ब्रिटिश, भारतीय और मुगल तत्वों का यह तीनों का मिश्रण है। जाली मैंने आपको दिखाया, छोटा सा गुंबद दिखाया मैंने आपको, और ईंटों वाली संरचना के बारे में भी जानकारी दी है। इसीलिए इसको 3 शैली का सबसे सुंदर मिश्रण के रूप में जाना जाता है। जैसे राष्ट्रपति भवन है तो उसके ऊपर बड़ा सा डोम बना हुआ है, तो वो मुगल शैली या इस्लामिक शैली का प्रमाण है, क्योंकि आपको आगरा के ताजमहल में, और उसके साथ साथ हुमायूं के टॉम में, और उसके साथ में लोदियों के टॉम जो हैं लोदी गार्डन में, वहाँ पर आपको टॉम देखने को मिलता है।
तो इसी प्रकार के ये जो हैं वो आपको छोटा सा इसमें भी दिखेगा। भारतीय और मुगल तत्वों का मिश्रण है, इसमें तीन तीन तत्व इसमें मिश्रण है। इंडो सारासैनिक रिवाइवल या ब्रिटिश शैली जो 19वीं 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय थी, जिसमें क्लासिकल यूरोपियन जैसे कोलाई नोट्स गुंबद, ये जो छोटा सा गुंबद बना हुआ है, भारतीय तत्व जैसे जाली और छज्जा शामिल है। जाली और छज्जा पहले के भारतीय घरों में इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि हम जो हैं वह गर्म प्रदेश के निवासी हैं और यहाँ पर एसी और बंद घरों का कोई भी कल्चर नहीं था। यहाँ पर शीशा बंद घरों का कल्चर बिल्कुल भी नहीं था। जो शीशा बंद आप घर बना रहे हैं आज के दौर में, आपने देखा होगा हाउसिंग सोसाइटी से लेकर सभी जगहों पर खिड़कियों में भी शीशा लगा देते हैं। तो यह विधि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और हमारे जलवायु के दृष्टिकोण से सही नहीं था। यहाँ पर जाली नुमा घर बनाए जाते थे, घरों में जाली होती थी। ये घर है तो घर के ऊपर यहाँ पर जाली होता था। अगर आपने पुराने घर देखे होंगे, इस जाली में भी थोड़ा सा सुंदरता रखी जाती थी, भगवान की मूर्तियाँ होती थी, या फिर सिंपल सा जाली होता था। ये इसलिए है क्योंकि इससे प्रकाश भी आए और सबसे बड़ी चीज़ क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, जिससे घर जो है वो ठंडा रहे। अब आजकल आपको विंडो पूरा ओपन करना पड़ता है, जबकि यह परमानेंट बना हुआ होता था। ना तो इससे पानी अंदर आता था बारिश का और ना ही यह जल्दी खराब होता था, और हमेशा ही यह रहता था ओपन ही, जिसके कारण से घर में वायु का प्रवेश बहुत ही सुंदर बना हुआ रहता था। राजपूत शैली जो है उसमें जाली और छज्जा इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि राजस्थान एक गर्म प्रदेश में है और वहाँ पर भी गर्मी के कारण और इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस प्रकार की शैलियाँ बनाई गई। तो आप जब भी जाएंगे राजस्थान के किसी भवन को देखने के लिए तो वहाँ पर जाली नुमा आपको भवन दिखाई देंगे, जिसे बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता था, क्रॉस वेंटिलेशन और भवन को ठंडा रखने के लिए। दक्षिण ब्लॉक में लाल क्रीम, धौलपुरा, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। एडवर्डियन बारोक प्रभाव इसको कहा जाता है। ब्रिटिश वास्तुकला का हिस्सा, इसमें भव्यता, सममित डिजाइन और साम्राज्यवादी प्रतीक तीनों ही शामिल होते थे, जो बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था दिल्ली को बनाते समय में। उच्च छत वाले गलियारे होते हैं, गुंबद होता है, कोलोनेड बालकनी होता है, जटिल जाली होते हैं, झरोखा होता है, छोटा सा बालकनी जहां पर खड़े होकर के देख सकते हैं। यह रायसीना हिल पर स्थित है, जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी निर्माण का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण ब्लॉक 1926 सतह से ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए थे और हाल ही में सेवा तीर्थ नामक नया पीएमओ बनाया गया है, जिसका आर्किटेक्चर भी मैंने आपको दिखा दिया। भारत में इतने सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर हैं, किसी एक से सीख कर किसे बनाया जा सकता था। ये सच में सीबीएसई स्कूल लग रहा है मुझे, केंद्रीय विद्यालय का, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रहा है उसमें। हम भी तो बस यही चाह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जहाँ बैठे वो इतना सुंदर दिखे कि लोग उसकी तस्वीरें लेते फिरे, लेकिन नहीं बनाया गया। अनफॉर्चुनेट, ऐसा हो सकता है कोई कारण हो जिसके कारण से नहीं बनाया गया हो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो है ये, जहाँ से आपके सवाल पूछे जाएंगे, और ये जो टॉपिक है ये आपका रेफरेंस के तौर पर भी काम करेगा। जैसे पर्यावरण से जुड़े हुए निबंध लिख रहे हैं आप, ये कल का पीआईबी है ग्रुप, परसों का, देखिए 11 फरवरी लिखा हुआ है, 11 फरवरी लिखा हुआ है ना। पीआईबी का है, नीति आयोग रिलीज स्टडी रिपोर्ट ऑन सिनेरियोज टुवर्ड विकसित भारत एंड नेट जीरो। नेट जीरो हमने कब प्राप्त करना है? तो 2070 में प्राप्त करना है। इसको लेकर के नीति आयोग ने एक स्टडी रिपोर्ट प्रकाशित की है। नीति आयोग का रिपोर्ट है तो अपने आप ही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। न केवल प्रीलिम बल्कि ज़्यादातर मेंस एग्जामिनेशन में नीति आयोग के एक रिपोर्ट से सवाल गारंटेड होता है कि आएगा ही आएगा। ठीक, तो विकसित भारत @2047 जो है उसी के दृष्टिकोण से यह जारी किया गया है। कुछ दिन पहले इंटरव्यू सेशन में एक बच्चे ने पूछा था, विकसित भारत @2047 क्या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है? मैंने भी ढूंढा, नहीं मिला, लेकिन इसी प्रकार से खंड खंड में विकसित भारत @2047 जो है नीति आयोग जारी करता रहता है, अलग अलग अचीवमेंट को लेकर, अलग अलग एम को लेकर के, लक्ष्यों को लेकर के। इस लक्ष्य में बताया गया है कि किस प्रकार से विकसित भारत में हम लोग नेट जीरो को हासिल करेंगे। सबसे पहली बात तो नेट जीरो क्या होता है? नेट जीरो क्या होता है? पिछली बार बीपीएससी मेंस में एक निबंध पूछा गया था पर्यावरण असंतुलन के बारे में, जो बैलेंस बिगड़ गया उसके बारे में। तो सबसे पहले असंतुलन को ही समझाना था।
जो बच्चों को, मैंने बहुत सारे बच्चों के कॉपीज़ देखे, लेकिन उन्होंने उसमें समझाया नहीं हुआ है कि असंतुलन आखिरकार कहते किसे हैं। ठीक इसी प्रकार से नेट जीरो आखिरकार कहते किसे हैं। नेट जीरो में ही आपको असंतुलन भी समझ में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक जरा सुनिएगा। इस रिपोर्ट को हम लोग इसलिए डिटेल में पढ़ रहे क्योंकि मेंस का टॉपिक है यहाँ। असंतुलन का तात्पर्य क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से हमें बना हुआ मिला था वो है कि भाई अधिकांश एरिया में क्या था? अधिकांश एरिया में बहुत सारे वन थे और बहुत कम एरिया में मानव निवास था। ये मान लीजिए 70% एरिया में बहुत सारे वन लगे हुए थे और 30% एरिया में शहर और मानव निवास उपयुक्त था, ठीक था भाई। इससे क्या था? पर्यावरण में संतुलन बना हुआ था, क्योंकि मानवों के द्वारा या किसी भी प्राकृतिक रूप से जितने भी कार्बन का इमिशन हो रहा है या ऐसी गैसों का इमिशन हो रहा है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती थी, उसका इन पेड़ों के द्वारा बैलेंस कर लिया जाता था। लेकिन असंतुलन कैसे क्रिएट हुआ? क्या दुनिया की आबादी जो है वो तो बढ़ती चली गई और पेड़ पौधे कम होते चले गए, क्योंकि उन आबादियों को रहने के लिए आवास की आवश्यकता थी और इनको चलने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता थी। और साइंस एंड टेक प्रगति करता गया, जिसके कारण से पेड़ पौधे कम होते गए और ऐसी जगह जहाँ पर मानवों को नहीं भी रहना चाहिए तो वहाँ भी वो होटल बना करके बैठ गए। इससे पर्यावरण में असंतुलन क्रिएट हो गया। जहाँ पर पेड़ पौधे उत्सर्जित गैसों को सही करने के लिए पर्याप्त थे, अब वो पेड़ पौधे कम हो गए और मानव की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर जो नेट जीरो बन रहा था, यानी कि जीरो इमिशन, जितना इमिशन हुआ उतना पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया गया, तो बचा क्या? जीरो। यहाँ पर वो जीरो नहीं रहा, इमिशन ज़्यादा हो गया और पेड़ पौधे सभी को समाहित करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनकी संख्या कम हो गई। इससे असंतुलन पैदा हो गया। इससे क्या पैदा हो गया? असंतुलन, जिसके कारण से जो उत्सर्जित गैसें हैं वो उन्होंने हमारे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट की हमारे लिए, और उसके साथ साथ पॉल्यूशन क्रिएट किया, जिसके कारण से मानव जीवन दुष्कर होता जा रहा है। तो हमने नेट जीरो की अवधारणा लाई। नेट जीरो का क्या तात्पर्य होता है? क्या कार्बन एमिशन को जीरो कर देना? बिल्कुल भी नहीं। नेट जीरो का तात्पर्य होता है कि फिर से पहले की स्थिति को बनाना, जहां पर क्या था? जहां पर पेड़ पौधे बराबर मात्रा में थे जितनी मात्रा में उत्सर्जन हो रहा था। इसके दो तरीके हैं पहले के जो स्थिति है उसे प्राप्त करने का। पहला तरीका है कि पेड़ पौधे खूब सारे लगाए जाएं। तो भाई इसके लिए तो ज़मीन चाहिए, जबकि आबादी बढ़ रही तो ज़मीन तो हमारे पास कम हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड हमें चाहिए। दूसरा है कि इमिशन को कम किया जाए। तो इन दोनों माध्यमों के जरिए हम क्या कर रहे हैं? तो नेट जीरो को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पेड़ पौधे हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास कर रहे हैं और इमिशन को हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे अंत में रिजल्टेंट हमें शून्य प्राप्त होगा, जिसे हम नेट जीरो कहेंगे। अर्थात जितना उत्सर्जन उतना ही ज़्यादा पेड़ पौधों के द्वारा या फिर हमारे द्वारा स्थापित संयंत्रों के द्वारा पर्यावरण से गैसों को निकाल भी लेना, जिससे जीरो मिले हमें अंततः। इसी को ही नेट जीरो कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा नेट जीरो का क्या तात्पर्य होता है बंधुओं। तो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया 9 से 10 फरवरी के आसपास में। 11 फरवरी को पीआईबी पर है। विकसित भारत नेट जीरो की ओर प्रदेश से पर 11 अध्ययन रिपोर्ट जारी की, जिसमें अंतिम 4 रिपोर्ट 10 फरवरी को अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। रिपोर्ट बहुक्षेत्रीय रिपोर्ट आर मल्टी सेक्टोरल इंटीग्रेटेड स्टडीज लिंकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड क्लाइमेट कमिटमेंट थ्रू सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। इसमें यह कहा गया है कि यह आर्थिक विकास के प्राथमिकताएं जलवायु प्रतिबद्धता को मॉडलिंग से जोड़ती है और 10 अंतर मंत्रालयी कार्य समूहों द्वारा इसे तैयार किया गया। 10 मंत्रालयों ने मिलकर के इसे तैयार किया गया। सामान्य भाषा में समझिएगा तो कितना महत्वपूर्ण यह रिपोर्ट होगा। ठीक बा, देखिए अगला क्या है। 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हमने लक्ष्य रखा हुआ है। 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य और 2070 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रतिबद्धता को एक साथ प्राप्त करना है। 2070 तक हमें क्या करना है भाई? नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन प्राप्त करना है। नेट जीरो आपको समझ में आ गया होगा, जितना इमिशन उतना ही ज़्यादा अवशोषण भी उसका हो जाना चाहिए, जिससे जीरो मिले हमें। ठीक,
जीवन में पहली बार किसी क्षेत्र में जीरो प्राप्त करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। विद्युतीकरण, हरित ऊर्जा विस्तार, मिशन लाइफ के माध्यम से व्यवहार्य परिवर्तन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। सर्कुलर अर्थव्यवस्था भी आपको पता होगा, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, ये 3 शब्द दिया था मैंने, ट्रिपल आर जिसको कहा था। भाई कोई एक मान लीजिए चेयर है जिस पर आप बैठे हैं, प्लास्टिक का, यूज हो गया, टूटने के बाद फिर से उसी का यूज करके कच्चा माल तैयार करके फिर से उसी से प्रोडक्ट तैयार करना, उसी को क्या कहा जाता है, तो सर्कुलर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कि कच्चा माल जरूरी थोड़ा प्रकृति से ही मिलेगा, जो अपने पास वेस्ट है उससे भी तो कच्चा माल मिल सकता है। इसी को सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, और कुछ भी नहीं है सर्कुलर इकोनॉमी। भारी भरकम शब्द है गुरु, और कुछ भी नहीं है। व्यवहार्य परिवर्तन की भी बात की गई है कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो। एक आपके मार्केट जाने से पहले थैला लेकर अगर आप जाते हैं घर से, तो उससे प्लास्टिक पॉल्यूशन कम कर सकते हैं आप, है ना। तो व्यवहार्य परिवर्तन भी हमें अपनाना पड़ेगा। इसमें बताया गया है इस सेक्टर के हिसाब से कि कृषि भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित उत्सर्जन स्रोत दोनों ही है ये, या क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट भी इस पर पड़ रहा है और क्लाइमेट चेंज का कॉज भी है ये, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इससे गैसों का उत्सर्जन होता है। जैसे धान की खेत से मीथेन का उत्सर्जन होता है, जो कि एक क्या है, तो पर्यावरण को गर्म करने वाला गैस है वो। उपज, आय और जलवायु लचीलापन में सुधार, उत्सर्जन में कमी, सह लाभ के रूप में भी हमें इसको देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर जो है यह इफेक्ट भी है और सोर्स भी है क्लाइमेट चेंज का, हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। रणनीतिक अनुक्रम, माइक्रो सिंचाई, उर्वरक अनुकूलन से किसान आय, मिट्टी स्वास्थ्य में वृद्धि, फिर ऊर्जा प्रतिस्थापन करके हम क्या कर सकते हैं, तो कृषि को हम बेहतर बना सकते हैं। इसमें कहा गया है कि हमें सोर्स एफिशिएंसी, माइक्रो इरिगेशन, फर्टिलाइजर को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हमें सॉइल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे क्या हो, प्रदूषण को हम कम कर सकें कुछ हद तक। कृषि का जब भी हम बात करते हैं तो उसमें पशुपालन भी आ जाता है बंधुओं, वो इसे भी याद रखिएगा। जैसे गाय जो है यह बहुत बड़ा स्रोत है भाई मीथेन उत्सर्जन का। गाय सहित सारे जानवर जो भी घास खाते हैं ना, वो सारे। मीथेन तो सबसे नॉर्मल कार्बोहाइड्रोजन है ना, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये जहाँ भी उसे मिलेगा, किसी जानवर के पेट में हो, धान का खेत हो, कार्बन का मतलब कोई भी जीवित चीज़, हाइड्रोजन का मतलब पानी, वो जहाँ भी मिलेगा वहाँ पर यह इमिशन होगा ही मीथेन का, है ना। इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इमिट भी करता है और उसकी आवश्यकता भी, वो है भवन का सेक्टर। 2070 तक 86% फ्लोर स्पेस का निर्माण बाकी है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में घरों का निर्माण बाकी है। व्यावसायिक फ्लोर स्पेस 4 से 7 गुना वृद्धि हो सकता है, आवासीय मांग भी 2 गुनी हो सकती है, एयर कंडीशनर बढ़ सकता है, और इसके कारण से क्लाइमेट चेंज जो है यह बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अर्थात यह बहुत बड़ा पार्टिसिपेटर होगा क्लाइमेट चेंज में। एयर कंडीशनर जो अभी आप यूज करेंगे, एसी कुछ दिनों बाद, या जो भी आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निष्क्रिय डिजाइन, एक प्रकार से पैसिव डिजाइन, सुपर इफिशिएंट अप्लायंसेज, ऐसे अप्लायंसेज जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, कम कार्बन सामग्री से उच्च ऊर्जा मांग और हीट स्ट्रेस से बचाव के लिए हमें नए प्रकार के भवन कोड, भवन संहिताओं का निर्माण करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अपशिष्ट को लेकर के भी कहा गया है कि अपशिष्ट के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। सार्वभौमिक संग्रहण, सभी जगहों से हम उठाएं अपशिष्ट को, बायो मेथनसल, अपशिष्ट टू एनर्जी हम बनाएं, बायो सीएनजी, कंपोस्ट, उपचारित अपशिष्ट, जल में रूपांतरण, मिट्टी स्वास्थ्य और सर्कुलर शहरी अर्थव्यवस्थाओं में हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कर सकें, वेस्ट टू एनर्जी क्रिएट कर सकें, जिससे नुकसान हमारा कम हो पर्यावरण को। और नेट जीरो अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें सेक्टर वाइज हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, भवन निर्माण पर, अपशिष्टों के प्रबंधन पर, कृषि पर, सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। शहरी अर्थव्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सामाजिक प्रभाव क्या होगा, नेट जीरो यात्रा मानव केंद्रित विकास परियोजना होगी, जो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। स्वास्थ्य का लाभ होगा, वायु प्रदूषण में कमी होगी, लैंड पॉल्यूशन में भी कमी होगी, स्वास्थ्य जोखिम इत्यादि भी सही होंगे, मानसिक प्रभाव भी सही पड़ेगा इसका। नेट जीरो पथ अधिक न्यायपूर्ण, लचीला और समृद्ध भारत की ओर ले जाएगा हमें। नेट जीरो पथ जो है लीड्स टू मोर जस्ट, रिजिलेंट एंड प्रॉस्परस इंडिया, ये इसमें कहा गया है। इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ों को रखा गया है, बहुत सारे रिपोर्ट के आधार पर ये सारा स्टडी किया गया है। भारत का पहला सरकारी नेतृत्व वाला बहुक्षेत्रीय एकीकृत अध्ययन था यह, जिसे नीति आयोग ने प्रदर्शित किया है कि हमें 2047
और 2070, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि हम नेट जीरो को 2070 तक प्राप्त कर सकें। जब हम 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था रखेंगे 2047 में, तो उसमें बहुत सारे उसके डिमेरिट भी होंगे, जिसमें ये सारे डिमेरिट आपको ऊपर मैंने बताए हैं। तो इसे ज़रूर ही ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या कहा गया है, किन किन सेक्टरों की बात की गई है इसमें। बाकी इस रिपोर्ट के और भी कुछ फैक्ट्स को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में रिवाइज़ करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही फैक्ट्स बाहर आया है, और डिटेल में इसका अध्ययन करके MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे इससे जुड़े हुए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।